नमस्कार बच्चों, जीव विज्ञान की कक्षा 11 की इस कक्षा में मैं पवन कुमार, प्रवक्ता पंडित देवकृष्ण इंटर कॉलेज सगवर, आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग पौधों में खनिज पोषण के विषय में जानेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी को जीने के लिए पोषण की एक निश्चित आवश्यकता होती है। प्रत्येक जंतु चाहे हो या चाहे वह वनस्पति हो, अपना पोषण प्राप्त करता है। जंतु अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, वे परपोषी होते हैं, किंतु जो पौधे होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किंतु भोजन और वो जंतुओं को देते भी हैं, जंतु उससे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। किंतु जो पौधे होते हैं, जो भोजन उनमें निर्मित होता है, वो उसके लिए भी कुछ कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ये जो कच्चा माल होता है, पौधे इसे मृदा से प्राप्त करते हैं, कुछ वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन निर्मित करते हैं, जिसे हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में पढ़ा भी है, और उसे पौधे अपने लिए भी उपयोग करते हैं और अन्य जीवों के लिए भी वो उपयोग में लाया जाता है। किंतु इसके लिए पौधे कुछ सूक्ष्म पदार्थों को, कुछ पोषक तत्वों को मृदा से भी ग्रहण करते हैं। ऐसे जो मृदा से पौधों को प्राप्त होने वाले जो तत्व होते हैं, इसे हम लोग खनिज पोषण के रूप में जानते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पौधों के इसी खनिज पोषण के विषय में जानेंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं कि इस अध्याय के हमारे शिक्षण बिंदु क्या क्या हैं। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि जीवों में पोषण क्या होता है, पौधों में खनिज पोषण क्या है, इसके विषय में जानेंगे। अनिवार्य खनिज तत्व कौन से होते हैं, अनिवार्य खनिज तत्वों के मापदंड क्या क्या होते हैं, इसके विषय में जानेंगे। दीर्घ पोषक तत्व कौन से हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं, इनके विषय में जानेंगे। अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के क्या लक्षण होते हैं, क्या इनसे क्या दिखाई देता है, इसके विषय में जानेंगे। खनिज तत्वों का अवशोषण किस प्रकार से होता है और इनका पौधों में स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, इसके विषय में जानेंगे। और नाइट्रोजन चक्र के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीवों में पोषण। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक जीव को अपने जीवन के संचालन हेतु एवं वृद्धि हेतु, परिवहन हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व खनिज लवण आदि की आवश्यकता होती है। जीव इन पदार्थों को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करते हैं, इसे ही जीव का पोषण कहते हैं। पौधों में खनिज पोषण दो प्रकार से होता है। पौधे अपना जो पोषण होता है दो रूपों में प्राप्त करते हैं। नंबर एक होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ और जटिल कार्बनिक पदार्थ, ये दो रूपों में पोषण प्राप्त करते हैं। पौधों को जो अकार्बनिक पदार्थों द्वारा पोषण है वो मृदा द्वारा प्राप्त होता है, जो कि खनिज लवणों के रूप में होता है। इसे ही पौधे का खनिज पोषण कहते हैं। और जो जटिल कार्बनिक पदार्थ, नंबर 2 पे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो दिए हुए हैं, तो ये जो होते हैं इसका निर्माण पौधे स्वयं करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। यह क्रिया, जैसा कि आप लोग जानते हो, कि पौधों के पत्तियों नामक भाग में होती है, पत्तियों में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। पत्तियों में जो हरित लवक पाया जाता है, उसी हरित लवक के अंदर पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्मित करते हैं। और ये जो भोजन निर्मित होता है जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में होता है, और ये जटिल कार्बनिक पदार्थ पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित किए जाते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं पौधों में खनिज पोषण क्या होता है। क्योंकि प्रकाश जो जटिल कार्बनिक पदार्थों का पोषण है वो तो प्रकाश संश्लेषण के अध्याय के अंतर्गत हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, और किंतु जो इसका प्रथम भाग है पौधों में खनिज पोषण, इसके विषय में यहाँ पर आज जानकारी लेते हैं। पौधों में खनिज पोषण के बारे में सबसे पहले वुडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1699 में बताया था कि पौधों की वृद्धि बरसाती पानी की अपेक्षा कीचड़ युक्त पानी में अधिक होती है। जूलियस सैकस ने भी 1860 में प्रदर्शित किया कि पादपों को मृदा की अनुपस्थिति में भी पोषक पदार्थों के जो घोल होता है, विलयन होता है, उसमें भी वयस्क अवस्था तक उगाया जा सकता है। इस विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। पौधों को वायु में भी पोषक पदार्थों की उपस्थिति में अच्छी तरीके से उगाया जाता सकता है, और इस विधि को हम लोग एरोफोनिक्स के नाम से जानते हैं।
आइए इसको हाइड्रोफोनिक्स को थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। इसका जल संवर्धन या हाइड्रोफोनिक्स, जब किसी पौधे को मृदा विहीन पोषक पदार्थों के जलीय विलयन में या संवर्धन माध्यम में वयस्क अवस्था तक उगाया जाता है तो यह तकनीक हाइड्रोफोनिक्स कहलाती है। जूलियस सैकस ने जैसा कि बताया कि इस तकनीक के बारे में बताया था और इस तकनीक को इस चित्र के द्वारा प्रदर्शित यहाँ पर किया जा रहा है। ये एक कांच का जार है जैसा आप लोग देख रहे हो। इसमें एक पौधा लगाया गया है, उसको ऊपर से बंद कर दिया गया है ढक्कन से, खाली यहाँ पे एक छेद से पौधा निकल रहा है, उसमें रुई से उसको भी कवर कर दिया गया है। एक कीप लगाई गई है जिसकी और इसमें पानी, इस पात्र में पानी भर दिया गया है और इसमें क्या है, एक कीप लगा दी गई है जिससे जल और पोषक पदार्थ ऊपर से इसमें डाले जा सके। वायु की कमी न होने पाए इसलिए यहाँ पर एक वातर नली लगाई गई है जिसके द्वारा वायु लगातार इस जल में प्रवेश करती रहती है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पौधा है यहाँ पर अच्छी तरीके से वृद्धि कर रहा है। तो इसी विधि को हम लोग हाइड्रोफोनिक्स या जल संवर्धन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं अनिवार्य खनिज तत्व क्या होते हैं। बच्चों, प्रकृति में पाए जाने वाले कुल खनिज तत्वों में से लगभग 62% से अधिक तत्व विभिन्न पौधों में पाए जाते हैं। जितने खनिज पदार्थ पौधों में पाए जाते हैं, क्या वे सभी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं? यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है। देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है कि जब सभी खनिज तत्व जो पौधों में उपस्थित होते हैं पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होते। जैसा कि हम आपको बताएं उदाहरण के रूप में, यदि बात करते हैं कोई एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक है तो पौधों के अंदर उस तत्व की भी उपस्थिति पाई जाएगी। यदि किसी क्षेत्र में रेडियोधर्मी पदार्थ उपस्थित है तो यदि हम पौधे के उसके आंतरिक ऐश का विश्लेषण करते हैं तो पौधे के अंदर वो रेडियोधर्मी पदार्थ की भी कुछ मात्रा उपस्थित होगी। क्या यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या उसके अंदर पौधे के अंदर उस पदार्थ की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि क्या वह तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना होता भी नहीं है। वो तत्व पौधे में उपस्थित तो हो सकते हैं क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित हैं, इसलिए पौधे के अंदर भी उनका प्रवेश हो गया है और वहाँ पर उसके अंदर उपस्थित हैं, पाए जा रहे हैं, किंतु वो पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। अतः यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसे तत्व कौन से होते हैं जो अनिवार्य होते हैं। ऐसे खनिज तत्व जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें ही अनिवार्य खनिज तत्व कहा जाता है। ऑर्नन नामक वैज्ञानिक ने 1938 में अनिवार्य पोषक तत्वों के लिए कुछ मानक निर्धारित किए थे। देखते हैं उनके कि अनिवार्य खनिज तत्वों के मापदंड क्या है। ऑर्नन ने अनिवार्य खनिज तत्वों के मापदंड के रूप में मुख्य रूप से कुछ बिंदु दिए हैं। इनको देखते हैं। नंबर 1, तत्वों की अनिवार्यता विशिष्ट हो। यह एक अनिवार्य खनिज तत्वों का प्रमुख मापदंड है कि उसकी अनिवार्यता विशिष्ट हो। क्या मतलब होता है इसका कि एक तत्व की कमी को दूसरे तत्व के द्वारा पूरा न किया जा सके। दूसरा है, तत्व पादप की उपापचयी क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होते हों। मतलब तत्व जो होता है वही आवश्यक पोषक तत्व होगा जो उपापचयी क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो। जो इन मानक को पूरा करता है वही अनिवार्य खनिज तत्व होता है। आइए देखते हैं अनिवार्य खनिज तत्वों का वर्गीकरण। प्रकृति में पाए जाने वाले कुल तत्वों में से 17 तत्वों को अनिवार्य खनिज तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। ये माना गया है ये 17 तत्व ऐसे तत्व हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन खनिज तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, दीर्घ पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ये जो 2 वर्ग बनाए गए हैं ये पौधों में इन तत्वों की परिमाणात्मक आवश्यकता अनुसार इनको बनाया गया है। दीर्घ व लघु पोषक तत्व, ऐसे तत्व जो पौधों की रचना में प्रमुख रूप से भाग लेते हैं दीर्घ पोषक तत्व कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 9 तत्व आते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होंगे? ऐसे तत्व जिनकी सूक्ष्म मात्रा पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 8 पोषक तत्व आते हैं जैसे बोरान, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, निकेल व क्लोरीन।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो तत्व होते हैं वो ये पौधों को वायु तथा जल से प्राप्त होते हैं। शेष जो तत्व होते हैं वे केवल मृदा से प्राप्त होते हैं, किंतु नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जो पौधों को मृदा से भी प्राप्त होता है और ये वायु से भी प्राप्त होता है। और ये किस प्रकार से प्राप्त होता है इसको हम लोग इस अध्याय के जो हमारा अंतिम चरण होगा उसमें नाइट्रोजन चक्र के रूप में इसको जानेंगे। बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि इन पोषक तत्वों का पौधों में क्या महत्व होता है, इनकी कमी से या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इनके महत्व के विषय में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये पौधों को किस रूप में प्राप्त होते हैं और इनका क्या महत्व है। ये जो तत्व होते हैं ये पौधों को जल व वायुमंडल से प्राप्त होते हैं। इन्हें पौधों का रचनात्मक तत्व कहते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। जैसा आप लोग जानते हो कि प्रत्येक मुख्य जो भाग होता है किसी भी जीव की शरीर की रचना का, उसमें कार्बन प्रमुख रूप से होता है, ऑक्सीजन प्रमुख रूप से होता है और ये ग्लूकोज का एक प्रमुख भाग होता है, इसलिए ये उन्हीं हम लोग संरचनात्मक तत्व के नाम से भी जानते हैं। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है जो जीवों के श्वसन में काम आती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाती है। कार्बन पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण की जाती है, जिससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो आप जानते हैं उसी से पौधे भोजन निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। पानी उनको चाहिए, पानी में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ग्लूकोज वो निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा और वातावरण को स्वच्छ करने का भी कार्य करते हैं। नाइट्रोजन, इसकी मात्रा वायुमंडल में 78% होती है। पौधे इसको नाइट्रेट, नाइट्राइट व अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन के द्वारा पौधों में प्रोटीन को एंजाइम का संश्लेषण होता है। नाइट्रोजन चक्र के विषय में नाइट्रोजन का कैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट व अमोनिया के रूप में किस प्रकार से ग्रहण किए जाते हैं या इनके रूप में परिवर्तन कैसे होता है, इसको भी हम लोग इस अध्याय के अंत में जानेंगे। सल्फर, ये एक ऐसा तत्व है जो प्रोटीन व जीवद्रव्य में पाया जाता है। पौधे इसे सल्फेट आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। यह सिस्टीन या मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल में पाया जाता है। अमीनो अम्ल, जैसा आप लोग जानते हो कि अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण के प्रमुख घटक होते हैं। प्रकृति में जो हमारे शरीर में या प्रकृति में कहें तो मुख्य रूप से जो जीवों की संरचना में भाग लेने वाले अमीनो अम्लों की संख्या है वो 20 है और वो 20 अमीनो अम्ल विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ करके असंख्य प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि प्रोटीन्स भी हमारे शरीर का एक प्रमुख भाग होता है जिसका निर्माण केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के मिलने से होता है। अनेक विटामिनों जैसे थायमीन व बायोटीन का भी प्रमुख घटक होता है। कौन? सल्फर। फास्फोरस अगला तत्व है हमारा, देखते हैं इसके विषय में। यह पौधों के द्वारा फास्फेट आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह न्यूक्लिक अम्ल का प्रमुख घटक होता है। आप लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? प्रकृति में 2 न्यूक्लिक अम्ल हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए या आरएनए प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल में पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट 3 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये वही फास्फोरस है कि उस न्यूक्लिक अम्ल की जो घटक जो रचना होती है ये उसका प्रमुख घटक होता है। इसका अध्ययन आप लोगों ने किया है डीएनए और आरएनए के रूप में। प्रकाश संश्लेषण की फास्फोरिलीकरण क्रियाओं में भी इसका विशेष महत्व होता है। पोटेशियम, बच्चों पोटेशियम के विषय में आप लोग जानते हैं, यह पौधों के द्वारा पोटेशियम आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। पौधों की वृद्धि कारक भागों में इसका विशेष योगदान होता है। प्रोटीन संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में इसका विशेष महत्व होता है। जल का जो संवहन होता है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उसमें हम लोगों ने पोटेशियम पंप के विषय में पूर्व में अध्ययन किया था, ये उसमें इसका विशेष महत्व होता है। कैल्शियम, पौधे में जो कैल्शियम है इसका अवशोषण कैल्शियम आयंस के रूप में किया जाता है। यह कैल्शियम पेक्टेट्स के रूप में कोशिका भित्ति को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। आप लोग जानते हैं कि जो हमारी कोशिका होती है, उसकी जो वनस्पति कोशिका होती है, उसकी जो सबसे बाह्य भित्ति होती है वह कोशिका भित्ति होती है। और कोशिका भित्ति 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, प्राथमिक, मध्य भित्ति और अंतः भित्ति। जो उसकी मध्य भित्ति होती है वह उसमें जो कैल्शियम
होता है, इसका प्रमुख योगदान होता है। सबसे मोटी भित्ति होती है, मध्य भित्ति होती है और उसमें कैल्शियम के पेक्टेट्स पाए जाते हैं जो उसको मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। यह उपापचय क्रियाओं को गति प्रदान करने का भी कार्य करता है। मैग्नीशियम, पौधे मैग्नीशियम का जो अवशोषण है ये मैग्नीशियम आयन के रूप में करते हैं। यह न्यूक्लियोप्रोटीन्स के निर्माण में भी सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण व श्वसन की क्रिया में एंजाइम्स को सक्रियता देने का कार्य करता है। मैग्नीशियम जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, आप सोच रहे होंगे इसका कहाँ पे योगदान होता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब हम लोग फोटोलिसिस ऑफ वाटर या जल का जो विखंडन होता है जिसके द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, वहाँ पर मैग्नीशियम आयन का विशेष महत्व होता है। तो उस वाटर के जो विखंडन में, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में मैग्नीशियम प्रमुख रोल अदा करता है। आइए अब देखते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के विषय में कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं और इनका क्या कार्य है। सबसे पहले आयरन या लोहा, इसका जो अवशोषण है पौधे फेरिक आयनों के रूप में करते हैं। यह केंद्रक और गुणसूत्रों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का प्रमुख भाग होता है। मैग्नीज, पौधों के द्वारा मैग्नीज का जो अवशोषण होता है यह मैग्नीज आयंस के रूप में होता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल के अपघटन में विशेष सहायक होता है। नाइट्रोजन उपापचय व श्वसन की क्रिया में भी एंजाइम्स को सक्रियता देने का कार्य करता है। जिंक, पौधे इसका अवशोषण जिंक आयंस के रूप में करते हैं। यह ऑक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में मददगार होता है। ऑक्सिन हार्मोन आप लोग जानते हैं कहाँ पर, जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये पौधे के शीर्ष भाग में बनता है और ये पौधों के जो शीर्षस्थ भाग की जो वृद्धि होती है उसको प्रेरित करने का कार्य करता है। तो ये अगर ऑक्सिन हार्मोन का संश्लेषण पौधे के शीर्ष भाग में नहीं होगा तो पौधे की वृद्धि प्रभावित हो जाती है, उसकी लंबाई में बढ़ना रुक जाता है। तो उस ऑक्सिन हार्मोन की ये संश्लेषण में मददगार होता है। कॉपर, जिसे हम लोग तांबा भी कहते हैं, पौधे द्वारा यह कॉपर आयन्स के रूप में अवशोषित किया जाता है। आयरन की भांति यह भी कई उपापचयी क्रियाओं में मदद करता है, सहायक होता है। बोरान, यह बोरेट व टेट्राबोरेट आयन्स के रूप में अवशोषित होता है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। मॉलिब्डेनम, पौधे इसे मॉलिब्डेट आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन उपापचय में ये सहायक होता है। क्लोरीन, इसका अवशोषण क्लोराइड आयंस के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के विघटन व ऑक्सीजन की उत्पत्ति में सहायक होता है। ये जो हमारे तत्व थे ये सूक्ष्म पोषक तत्व थे जिनके विषय में हम लोग अभी जान रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि अनिवार्य जो तत्व होते हैं इनकी अपर्याप्तता, यदि ये पौधों को भरपूर मात्रा में न मिलें तो इनकी कमी से पौधों में ऐसे कौन से लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रांतिक सांद्रता। क्रांतिक सांद्रता क्या है? अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है, क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। दूसरी है क्लोरोसिस। ये वो लक्षण हम बता रहे हैं जिन मतलब अनिवार्य तत्वों की कमी के कारण पौधों में ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। दूसरी क्या है? क्लोरोसिस। नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम नामक तत्वों की कमी से पत्तियों के क्लोरोफिल में कमी आ जाती है, पत्तियां पीली हो जाती हैं और जब पत्तियां पीली हो अर्थात उनका हरापन जब नष्ट हो जाता है, माना जाता है कि शायद उनका क्लोरोफिल नष्ट हो रहा है, इसीलिए इसको क्लोरोसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्रोसिस, ये एक अलग प्रकार की कमी से उत्पन्न लक्षण है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से ये लक्षण उत्पन्न होते हैं और इसके प्रभाव से पत्तियों की मृत्यु हो अर्थात पत्तियां सूख जाती हैं, मृत्यु हो जाती है, सूख जाती हैं, जिसे हम लोग नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। पौधों में नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम की कमी से कोशिका विभाजन रुक जाता है या उसकी दर काफ़ी कम हो जाती है। नाइट्रोजन, सल्फर व मॉलिब्डेनम की कमी से पौधों के पुष्पन में भी देरी हो सकती है। यदि ये तत्व पौधों में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं है तो उनके जो पौधे में जो पुष्पन होता है, पुष्प निकलते हैं, उसमें भी देरी हो सकती है। आइए देखते हैं कि अनिवार्य तत्वों का जो खनिज तत्व हैं इनका अवशोषण और स्थानांतरण कैसे होता है। पौधे मुख्य रूप से मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थों का अवशोषण जल के साथ में करते हैं और इनका अवशोषण एपोप्लास्ट व सिम्प्लास्ट विधि द्वारा निष्क्रिय परिवहन व सक्रिय माध्यम से संपन्न होता है।
एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट विधि का हम लोगों ने अध्ययन, इसके पूर्व में जो हम लोगों ने अध्ययन किया था अध्याय पौधों में परिवहन, उसमें इसका विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने प्राप्त किया था। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट विधि द्वारा इनका संवहन होता है। अवशोषित जल और खनिज पदार्थों का जो संवहन बंडल में जाइलम ऊतक के द्वारा जड़ के मूल रोम से लेकर तने व पौधे के शीर्ष भागों तक परिवहन होता है। क्या मतलब हुआ कि जो जल और खनिज लवण है जड़ से अवशोषित होते हैं, मूल के द्वारा अवशोषित होते हैं, मृदा में उपस्थित होते हैं और जड़ के द्वारा अवशोषण किया जाता है। फिर क्या होता है, जाइलम ऊतकों के द्वारा उनका संवहन होता है और पौधे के नीचे भाग से लेकर पौधे के शीर्ष भाग तक इनका संवहन होता है। पौधों में जो पत्तियां होती हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो निर्मित जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका संवहन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है और ये इसका जो संवहन होता है ये ऊपर से नीचे की ओर होता है। पत्तियों से ये पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। जो ये प्रवाह होता है यह बहुदिशीय होता है। जो जल और खनिज पदार्थों का नीचे से ऊपर की ओर संवहन एक दिशीय होता है, किंतु पत्तियों में जो निर्मित भोजन होता है उसका जो पौधे के विभिन्न भागों तक जो संवहन होता है वह बहुदिशीय संवहन होता है। बच्चों, हम जैसे बात कर रहे थे कि हम इस अध्याय के जो अंतिम हमारा बिंदु होगा उसमें नाइट्रोजन चक्र के विषय में जानेंगे। देखते हैं कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। जैसा आप लोग जानते हो कि जो नाइट्रोजन है ये बहुत आवश्यक पोषक तत्व है। इसकी 78% मात्रा वायुमंडल में उपस्थित होती है। नाइट्रोजन तत्व की 78% मात्रा वायुमंडल में उपस्थित होती है। पौधे इस नाइट्रोजन को अमोनियम आयंस, नाइट्रेट व नाइट्राइट के रूप में प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन चक्र की क्रिया होती है यह कई चरणों में संपन्न होती है, जिसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मोटे तौर पर हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन चक्र हम इसे क्यों कहते हैं कि पौधे इस नाइट्रोजन को ग्रहण कर वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को ग्रहण भी करते हैं और वायुमंडल में मुक्त भी करते हैं, अर्थात लेते भी हैं और देते भी हैं। और इस प्रकार से यह एक चक्रीय प्रक्रम है जो लगातार चलता रहता है, इसीलिए इसे हम लोग नाइट्रोजन चक्र के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं ये भूमि में जो ये नाइट्रोजन चक्र है ये निम्न चरणों के अंतर्गत संपन्न होता है। सबसे पहले क्या होता है, इसको हम लोग उत्सर्जन या मृत जीवों के द्वारा भूमि में नाइट्रोजन का प्रवाह होता है, इसके विषय में जानेंगे। भूमि में फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है इसके विषय में जानते हैं। अमोनीकरण क्या है, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण, ये 5 चरण यहाँ पर दिए गए हैं जिसके अंतर्गत हम लोग नाइट्रोजन चक्र का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ये चित्र में इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विधि के द्वारा अमोनियम, नाइट्रेट व नाइट्राइट्स आयन के रूप में इसको संचित किया जाता है और फिर क्या होता है, इसे पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। यहाँ पौधों के द्वारा इसको ग्रहण दिखाया गया है और जब इस पादप को क्या होता है, पौधे जिसको जंतु ग्रहण करते हैं और जब जंतुओं के उसका जो हम लोग इसके पहले बात कर रहे थे कि किस प्रकार से उत्सर्जन या मृत जीवों द्वारा भूमि में नाइट्रोजन जो हमारा पहला चरण था, इसको हम लोग देखते हैं कि पादपों को ग्रहण किया जंतुओं ने। जंतुओं का क्या हुआ, जब जंतु मृत होते हैं तो वो मिट्टी में मिलते हैं तो वो उसी मृदा में उनका जो खनिज जो उनके शरीर का भार होता है वो मृदा में मिल जाता है। इसी प्रकार से जब कोई पादप का कोई भाग, उसका टहनी है, उसकी पत्ती है, मृत होकर जमीन पे गिरती है तो सड़ती है और जब वो सड़ता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। इसी प्रकार से इन प्राणियों के द्वारा जिनके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ये उत्सर्जी पदार्थ में भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है और ये भी इस मृदा में मिलते हैं और मृदा में नाइट्रोजन होता है। और इन तत्वों का जो क्या होता है, जब इस प्रकार से होता है तो ये यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि फिर क्या होता है, इस प्रकार से उत्सर्जन या मृत जीवों द्वारा भूमि में नाइट्रोजन का प्रवाह होता है। भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस प्रकार से है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा या औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा जो संचित किया जाता है इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया कहते हैं। ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स आयन के रूप में होती है। यहाँ पर देखते हैं कि जब मृदा में प्राणियों के द्वारा नाइट्रोजन उपस्थित होती है तो इसका अमोनीकरण होता है और जब अमोनीकरण होता है तो यह जो अमोनियम आयंस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि यहाँ पर ये 3 विधियों से अमोनिया के रूप में आ रही है। अमोनिया फिर नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रीकरण के द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित हो जाती है और पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती है। विनाइट्रीकरण जो अंत में दिखाया गया है ये एक ऐसा विधि होती है जिसके अंतर्गत जो
मृदा में या पौधे में उपस्थित नाइट्रेट्स होते हैं, इसको पुनः नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसी चक्र को विस्तृत रूप से देखते हैं। नंबर जो पहला हमारा भाग था, उत्सर्जन मृत जीवों द्वारा भूमि में नाइट्रोजन। पौधों की पत्तियां भूमि पर गिरती हैं, जंतुओं से उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं, जंतुओं और पौधों के मृत शरीर का विघटन होता है। इन सभी प्रक्रियाओं से नाइट्रोजन यौगिक सीधे मृदा या जल में पहुंचते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार से होता है। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण वर्षा काल में बिजली के चमकने से वायुमंडल की कुछ नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि पृथ्वी पर नाइट्रिक अम्ल के रूप में आती है। यह मिट्टी में उपस्थित कैल्शियम व पोटेशियम के साथ मिलकर नाइट्रेट्स का निर्माण करते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जब बात करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपयोगी नाइट्रोजन के रूप में इस रूपांतरण को नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण कहते हैं। यह मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होता है। इसमें हमारी नीले हरे शैवाल, ईस्ट व कुछ जीवाणुओं का विशेष महत्व होता है, उनके सहयोग से क्रिया संपन्न होती है। असहजीवी जीवाणुओं के अंतर्गत एजेटोबैक्टर व क्लोस्ट्रिडियम बैसिलस नामक जीवाणु आते हैं। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से जो हमारे दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में संपन्न होता है। उनकी जड़ों में एक राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को एक गांठों के रूप में संचित करता है और जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें गांठ रूपी रचना पाई जाती हैं। इसे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। मुख्यतः लेग्यूमिनोसी या दलहनी कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा संपन्न होता है। एनाबिना नॉस्टॉक ये नीले हरे शैवाल होते हैं। ये जो साइकस एक अनावृत बीजी पौधा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, उसकी कोरलाइट जड़ में पाए जाते हैं और वहाँ पर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। अमोनीकरण की क्रिया क्या होती है? भूमि में कुछ विशेष प्रकार के अमोनीकारक जीवाणु, ध्यान रखिएगा, जैसे बैसिलस है, पाया जाता है, जो मृदा की नाइट्रोजन को अमोनियम आयंस के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है। जैसा कि हमने पिछले चित्र में जो अमोनीकरण की क्रियाएँ दिखाई थी वो इसके द्वारा संपन्न होती है। क्या है? बैसिलस के द्वारा। ठीक है। नाइट्रीकरण, इस क्रिया के अंतर्गत नाइट्रिक कारक जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास के द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट व नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित किया जाता है। नाइट्रेट और नाइट्राइट में जब परिवर्तित होता है तो पौधे इसको ग्रहण कर लेते हैं, ये मृदा में मिलती है और ग्रहण किया जाता है। विनाइट्रीकरण जो है एक ऐसी विधि हमने बताई भी थी कि इस क्रिया के द्वारा भूमि में उपस्थित अमोनियम, नाइट्रेट व नाइट्राइट्स को पुनः नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित किया जाता है और ये वायुमंडल में मिल जाते हैं। इस क्रिया में भी कुछ जीवाणुओं का विशेष योगदान होता है, जिसमें स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस आदि का नाम प्रमुख है। बच्चों, तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस अध्याय में हमने जो खनिज पोषक तत्वों के विषय में काफ़ी जानकारी प्राप्त करी। बच्चों, आज के गृह कार्य के रूप में हम आपको कुछ कार्य देते हैं जिसको आपको घर में अध्ययन भी करना है और लिखना भी है। आपको अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों में यह अध्ययन करना है कि यह पूर्ण स्वस्थ है या नहीं। यदि स्वस्थ नहीं है तो उसमें किस पदार्थ की, पोषक तत्व की कमी हो सकती है, इसको आप अध्ययन करिए। जो हमने लक्षण आपको बताए हैं उनसे मिलान करिए और फिर अपनी कॉपी में लिखिए उसको। दूसरे प्रश्न के रूप में आपको सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है और ये पौधों में कैसे होता है, इसको आपको देखना है। आप आसपास कहीं भी डाल के अगर पौधा लगा हो तो आप उसको देख सकते हो और उसका अध्ययन कर सकते हो। उसकी जड़ों में क्या कुछ गांठों ऐसी रचनाएं पाई जा रही हैं, उनको देखिए और अपने शब्दों में इसको लिखिए। यदि किसी पौधे की पत्ती पीली हो रही है, यदि तीसरा प्रश्न हमारा है, तो उस पौधे में किस तत्व की कमी हो सकती है? आपको अपने इस जो अध्याय में जो आपने अध्ययन किया है उसके आधार पर इसको ढूंढिए ऐसी पत्तियों को और इसके विषय में लिखिए। अंतिम प्रश्न के रूप में है आपके लिए कि नाइट्रोजन का पौधों में क्या महत्व होता है, इसके विषय में आपको लिखना है। तो बच्चों, आज आप लोगों ने इस अध्याय से पौधों में खनिज पोषण के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी पाई होगी। आशा है आप इसको और अधिक ध्यानपूर्वक समझ के इसको गृह कार्य को भी करेंगे। धन्यवाद।